Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटे डेली की तरह स्टार्ट में वही दो बातें कि कोरोना वायरस की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है अभी, तो उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो बेटे आपसे डेली ये रिक्वेस्ट होती है कि जब आप लेक्चर सुनने बैठें आप अपनी केमिस्ट्री की बुक सामने रखिए और अपना रजिस्टर रखिए। जो भी लेक्चर बोर्ड पे ड्रा किया जाएगा आप उसे साथ साथ बेटे नोट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का काम। हमने कल लिमिटिंग रिएक्टेंट पे अपनी बात कंप्लीट की थी और हमने डिस्कस किया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स को गौर से सुन लीजिएगा, सम टाइम डेफिनेशन के वर्ड्स बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, तो आपने मेरे वर्ड्स को गौर से सुनना है। लेट्स से कि कोई एक रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट्स बना देते हैं। अब उन रिएक्टेंट्स में माइट पॉसिबल कोई एक रिएक्टेंट ऐसा हो जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, सबसे पहले ख़त्म हो जाए, और उसके कंज्यूम होने की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो वो रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो गया आप उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। हमने लास्ट टाइम सैंडविच वाली एग्जांपल को डिस्कस किया था जो कि ईजीएस्ट एग्जांपल थी, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूँगा, आपने डिटरमिन करना है कि विच रिएजेंट या विच रिएक्टेंट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले बेटे एक दो रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखूँगा, फोकस कीजिएगा ज़रा। लेट्स से कि NH3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताता चलूँ कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ठीक है। मैंने खुद बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी ताकि लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में आपको बताया जा सके। अब मोस्टली बीइंग अ स्टूडेंट हम क्या मिस्टेक करते हैं, हमने देखा कि यार वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या वो रिएक्टेंट जो लेस अमाउंट में है जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। ऑब्वियसली जो लेस अमाउंट में है वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखते साथ ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये अज्यूम करेंगे कि इसके नंबर ऑफ मोल 1 है और इसके नंबर ऑफ मोल 2 है, तो इसकी अमाउंट लेस है और इसकी अमाउंट जो है वो हायर है, तो मे बी कि दिस वन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुका था। मैं थोड़ी सी उसकी एक्सरसाइज करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको इक्वेशन देख के, एटलीस्ट इक्वेशन देख के लिमिटिंग रिएक्टेंट को गेस करना आ जाए। अगर इक्वेशन देख के नहीं तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए 3 स्टेप हमने डिस्कस किए थे, वो भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है N2 + 2H2 NH3। बैलेंस इक्वेशन नहीं है। अगर मैं इक्वेशन देखते हुए लिमिटिंग रिएक्टेंट को गेस करना चाहता हूं तो मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही होंगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर लिखूं तो N2 + 3H2, तो ये बनाएगा बेटे आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चले 2NH3। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर 1 मोल होगा नाइट्रोजन का, 3 मोल होने चाहिए हाइड्रोजन के, तो फिर आपके पास 2 मोल बनेंगे किसके, प्रोडक्ट्स के। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 3 मोल हाइड्रोजन से। लेकिन जो गिवन कंडीशन थी जरा उसमें देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन तो मौजूद है, हाइड्रोजन के होने चाहिए थे 3 मोल, लेकिन 2 मोल मौजूद है। इसका मतलब कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और गिवन कंडीशन
बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने नंबर ऑफ मोल लिख लिए। अब गिवन सिचुएशन के साथ आप कंपेयर करें वो वाला रिएक्टेंट जिसके नंबर ऑफ मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिहाज से कम होंगे, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है जी नाइट्रोजन का अगर 1 मोल हो, नाइट्रोजन का 1 मोल ही गिवन है, तो हाइड्रोजन के 3 मोल होने चाहिए, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन के 2 मोल है। तो कौन सा रिएक्टेंट है जिसकी अमाउंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिहाज से कम है? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और इसके जल्दी कंज्यूम होने की वजह से प्रोडक्ट्स बनना जो है वो रुक जाएंगे। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कंज्यूम अर्लियर एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा इस तरह आप बाकी बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आप लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आज का काम हमारे पास एग्जाम्पल है जी, एक एग्जाम्पल नंबर 13। इसकी स्टेटमेंट गिवन है, कहते हैं जी कि NH3 गैस प्रिपेयर की हमने। किस तरह प्रिपेयर की? 2 सॉलिड्स को हीट किया और कितनी अमाउंट थी सॉलिड्स की? 100 ग्राम NH4Cl था और 100 ग्राम ही CaOH होल ट्वाइस था। अब इनके रिएक्शन से अमोनिया प्रोड्यूस हुई। इन दोनों के रिएक्शन से NH4Cl और CaOH होल ट्वाइस के रिएक्शन से अमोनिया गैस प्रिपेयर हुई। आपने क्या मालूम करना है? आपने बताना है कि कितना मैस प्रोड्यूस हुआ अमोनिया का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने बताना है कि ऑब्वियसली एक रिएक्टेंट आपके पास ये है, दूसरा रिएक्टेंट आपके पास ये है। इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और एक रिएक्टेंट रिएजेंट इन असेस होगा, यानी कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा है वो रिएक्टेंट या रिएजेंट इन असेस है। आपने बताना है कि जो असेस अमाउंट में रिएजेंट है उसकी कितनी अमाउंट अनरिएक्टेड रही। बेटा बुक पे एग्जाम्पल सॉल्व है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसे सॉल्व कर दूं और आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार। स्टार्ट करते हैं जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप केमिकल जो है वो प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व करने जाएं तो बिल्कुल वैसे ही चले जैसे हम फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप गिवन डाटा लिखें, टू फाइंड लिखें और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल ऐसे चलते हैं जी। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे जी यहाँ पे गिवन डाटा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे जी कि NH4Cl का गिवन मैस बता दिया गया 100 ग्राम और CaOH होल ट्वाइस का भी गिवन मैस बता दिया गया 100 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैस ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कितना है जी? 100 ग्राम। ये गिवन मैस है, मोलर मैस नहीं है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप बताएं कि मैस ऑफ CaOH होल ट्वाइस कितना मैस दे दिया जी? ये भी 100 ग्राम अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। आपने क्या मालूम करना है? आप उसे लिखेंगे टू फाइंड में या टू कैलकुलेट में। आपने क्या मालूम करना है? सबसे पहले मैस आपने मालूम करना है NH3 का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैस ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड के रिएक्शन के रिजल्ट में कितना NH3 प्रोड्यूस हुआ, एक तो आप ये बताएंगे। दूसरे नंबर पे आपने बताना है कि असेस अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि असेस अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट। ये भी बेटे आपने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैंने डाटा बना लिया जिस तरह हम फिजिक्स में प्रॉब्लम्स में डाटा बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में आप कोशिश करें कि सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें
जिसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि NH4Cl और अगर CaOH होल्ड वाइज का रिएक्शन करवाएं तो मैं लिखूंगा जी यहाँ पे रिएक्शन के NH4Cl प्लस CaOH होल्ड वाइज। अगर आप इनका रिएक्शन करवाएंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आपके पास अमोनिया बनेगी सबसे पहले, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है NH3। अमोनिया के साथ आपके पास CaCl बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CaCl2 और साथ में बेटे वाटर बनेगा। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। अब इक्वेशन को बैलेंस हम किस तरह करेंगे कि CaCl2 है लेकिन मेरे पास एक Cl है, इसका मतलब यहां पे 2 लिखेंगे जी आप, और 2 नाइट्रोजन हो गए तो इट मींस 2 ही अमोनिया बनेंगे। और वाटर और ऑक्सीजन अगर आप कैलकुलेट करें तो यहां पे अगर मैं 2 लिख दूं तो इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी। इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर आप लोगों को याद हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे मालूम करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए थे, बिल्कुल वही 3 स्टेप्स आप यूज करेंगे। और पहले तो आप रिकग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली सेकंड वन विल बी रिएक्टेंट या रिएजेंट इन असेस। तो आप बड़ा इजीली जो है वो रिएजेंट इन असेस भी मालूम कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था कि आपने रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेने हैं। अब नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस, जो कि ग्राम्स में आपको गिवन होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर की तकरीबन 70% प्रॉब्लम्स इसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली सॉल्व होंगी, गिवन मैस बाय मोलर मैस। ठीक है, तो अब बेटे स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है N इक्वल टू मैस बाई मोलर मैस। ये वाली वैल्यू तो हमें स्टेटमेंट में दे दी गई कि जनाब 100 ग्राम है, लेकिन मोलर मैस हमें नहीं बताए गए। मोलर मैस हमें खुद से मालूम करने आने चाहिए। फर्स्ट ईयर में अज्यूम किया जाता है कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चा बैठा है उसे एटलीस्ट मोलर मैस मालूम करने आते हैं। तो ले बेटे सबसे पहले हम मोलर मैस मालूम कर लेंगे जी किसका, NH4Cl का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मोलर मैस ऑफ NH4Cl, फार्मूला आपके पास जो है मोलर मैस मालूम करने का, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 4 और क्लोरीन 35.5। तो बेटे ये आपके पास टोटल आएगा 53.5 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन का मैस 1 है, 4 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन का मैस जो है वो 35.5 है। आप हर एटम का मैस लिखें। जब नेक्स्ट एटम का मैस लिखने लगे तो आप प्लस का साइन दें। नेक्स्ट हाइड्रोजन है +1, और जितने हाइड्रोजन है आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइटम क्लोरीन है प्लस क्लोरीन का मैस। तो अब आपके पास NH4Cl का गिवन मैस 100 ग्राम और मोलर मैस आपने लिख लिया कितना, 53.5 ग्राम। अब आप नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं किसके जी, NH4Cl के। दैट इज फार्मूला आपके पास मैस बाय मोलर मैस। गिवन मैस हमारे पास 100 था, मोलर मैस हमारे पास 53.5 है। जब बेटे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.87 मोल। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे जी किसके, NH4Cl के। मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने किया क्या। आपके पास NH4Cl के नंबर ऑफ मोल आ गए। दोबारा रिपीट किए देता हूं, हम कर क्या रहे हैं, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले जो है वो मालूम करने के लिए फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल आपने मालूम करने हैं फ्रॉम गिवन अमाउंट। तो गिवन अमाउंट 100 थी,
मोलर मैस मुझे पता होने चाहिए, मैंने खुद से बताया 53.5 ग्राम पर मोल होगा मोलर मैस NH4Cl का। इस फार्मूले में अगर वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गए NH4Cl के, और इसी तरह आप नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेंगे किसके बेटे, CaOH होल ट्वाइस के। तो नेक्स्ट वन इज मोलर मैस ऑफ CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। आप इनके मैसेज ऐड कीजिए, योर आंसर विल बी 74 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपके पास CaOH होल ट्वाइस के आपने नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, मैस बाय मोलर मैस। मैस हमें गिवन मैस था इक्वेशन में, दैट इज 100 ग्राम, और मोलर मैस हमने बताया कि 74 है। तो आप वैल्यूज पुट कीजिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस, दैट इज मैस बाय मोलर मैस। मैस हमारे पास 100 ग्राम जो कि गिवन था, और मोलर मैस 74। बेटे आपसे सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.35। CaOH होल ट्वाइस के 100 ग्राम में इतने मोल हैं, जबकि NH4Cl के 100 ग्राम में इतने मोल थे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर बाय मोल बात की जाए तो 100 ग्राम में NH4Cl के मोल भी हमने मालूम कर लिए, और 100 ग्राम में हमने CaOH होल ट्वाइस के मोल भी मालूम कर लिए। ये फर्स्ट स्टेप था लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने का। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। हम करेंगे क्या कि हम ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी मदद से प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल भी मालूम करेंगे। ठीक है, किस तरह, आप रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल के साथ प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल को कंपेयर करते जाएंगे। वो प्रोडक्ट्स या वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा, दैट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटे अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन मेथड में चलेंगे। तो स्टेप 2 यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जी, अमोनिया, और रिएक्टेंट्स है NH4Cl और CaOH होल ट्वाइस। एक बार आप इस रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो है वो कंपेयर करें, एक बार आप इसके साथ अमोनिया के नंबर ऑफ मोल कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो कम अमाउंट में अमोनिया देगा एक्चुअली वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और इस तरह हमें अमोनिया के नंबर ऑफ मोल भी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट आगे देखेंगे जी जरा कि सबसे पहले आप NH4Cl और अमोनिया NH3 इनके नंबर ऑफ मोल जो है वो कंपेयर करेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर 2 मोल होंगे NH4Cl के तो 2 ही मोल आपको मिलेंगे अमोनिया के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर 2 मोल होंगे NH4Cl के तो 2 ही मोल आपको मिल रहे हैं अमोनिया के। दोबारा सुन लीजिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को कंपेयर करना है उस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से जिसके बारे में इक्वेशन में पूछा गया, बाकी आपने बताएंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले NH4Cl के साथ कंपेयर करूंगा। तो 2 मोल अगर NH4Cl हों तो 2 मोल ही अमोनिया बन रहे हैं। तो मैंने लिख दिया जी अगर 2 मोल NH4Cl हों तो 2 मोल ही अमोनिया बन रहे हैं। अब आप इसे यूनिटी में लेके जाएंगे। यूनिटी के बाद आप उस नंबर ऑफ मोल में अमोनिया मालूम करेंगे जितने NH4Cl के मोल आपके पास गिवन हैं। ठीक है, तो अगर इसको 1 मोल कर दूं तो ऑब्वियसली ये भी 1 मोल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल है 1.87। अगर मैं इधर 1.87 कर दूं तो ये भी कितने नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 1.87। इसका मतलब NH4Cl से अमोनिया के जो नंबर ऑफ मोल आपको मिल रहे हैं दैट इज 1.87। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी तरह आप CaOH होल ट्वाइस के नंबर ऑफ मोल को भी NH3 के नंबर ऑफ मोल से कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कंपैरिजन ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको पता जो है वो दोनों में डिस्टिंक्शन रहे। CaOH होल ट्वाइस और साथ में अमोनिया NH3।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल होगा तो अमोनिया के 2 मोल मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर इसका 1 मोल है तो अमोनिया के 2 मोल होंगे। और गिवन कंडीशन में हमारे पास CaOH होल्ड के कितने नंबर ऑफ मोल बने थे? 1.35। तो अगर मैं इसको 1.35 करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस तरफ भी 1.35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 1.35। तो 1.35 से आपको कितने नंबर ऑफ मोल मिले NH3 के? 2.70। मैंने क्या किया, मैंने दोनों रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कंपेयर किए। मैंने देखा कि NH4Cl से मुझे इतने मोल मिल रहे हैं प्रोडक्ट के, जबकि CaOH होल्ड वाइज से मुझे इतने नंबर ऑफ मोल मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। अब मैं देखूंगा कि कौन सा वो रिएक्टेंट है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, तो दैट इज NH4Cl। तो इट मींस कि NH4Cl जो है वो यहाँ पे क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और आपको जो NH3 के नंबर ऑफ मोल मिल रहे हैं दैट इज 1.87। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि NH4Cl इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहली इंफॉर्मेशन तो मुझे यहां से ये मिल गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? NH4Cl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें मालूम क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने मैस ऑफ NH3 प्रोड्यूस जो है वो मालूम करना है। अब इतने मोल से NH3 के नंबर ऑफ मोल बन रहे हैं जी 1.87। मैंने आपसे कहा था कि ये फार्मूला बार बार यूज होगा। आपने मैस मालूम करना है NH3 का, यही फार्मूला है। इन तीनों में से अगर 2 वैल्यूज हमें पता हो तो थर्ड वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। इन तीनों में से मोलर मैस तो हम अमोनिया का खुद से बता सकते हैं, ठीक है। हमें मैस मालूम करना है, जबकि नंबर ऑफ मोल भी हम अमोनिया के मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कि मोलर मैस ऑफ NH3 दैट इज 17 ग्राम पर मोल। कैसे पता चला? नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन, 14 + 3 17। नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 दैट इज यहां से हमने मालूम किया 1.87 मोल। आपने क्या मालूम करना है? मैस मालूम करना है। यही फार्मूला है आपके पास। आप लिखेंगे जी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस, ठीक है। और नेक्स्ट आप इक्वेशन को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो आपने मालूम करना है उसे इक्वेशन के एक तरफ, बाकी सबको इक्वेशन के दूसरी तरफ। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगा जी मैस आपके पास इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, और ये मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल से, तो N इंटू मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल आपको पता चल गए थे, मोलर मैस आपको पता चल गया 17 है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहला आंसर आ जाएगा जी। मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा, मैंने हिंट दे दिया कि फर्स्ट आंसर आपको इनको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा जी। ले जी, अभी तक हमने एक आंसर मालूम किया है। मैं बड़ा स्लोली एग्जाम्पल को लेकर चला हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरह आपने कैलकुलेशंस जो है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। हमने मैस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस जो था वो मालूम किया, लेकिन उससे पहले हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम कर लिया। अब हमारा सेकंड जो टास्क है, आपने मालूम करना है कि वो रिएक्टेंट या वो रिएजेंट जो कि असेस अमाउंट में है, ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए मैं ये साइड बेटे रिमूव कर रहा हूँ। आपने करना क्या है, आप दोबारा से बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे और बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से आप अपने रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं यहाँ से रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ज़रा देखते जाइएगा साथ साथ। अब ये 2 रिएक्टेंट हैं। जब आपने रिएजेंट इन असेस मालूम करना है तो दोबारा से आप इस तरह का एक कंपैरिजन बनाएंगे, लेकिन रिएक्टेंट्स के दरमियान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटे कंपैरिजन दोबारा से लिख रहा हूँ। एक तरफ आपके पास NH4Cl है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, CaOH होल ट्वाइस है।
मैं सेकंड सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि NH4Cl के 2 मोल हैं जबकि CaOH होल ट्वाइस का 1 मोल है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन हमने तो NH4Cl के 1.87 मोल्स के अकॉर्डिंगली चलना है, तो इसको 1.87 बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसे 1 कर दूं तो ये बेटे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसे 1.87 से मल्टीप्लाई करूं तो 1.87 ही बन जाएगा, जबकि इससे आप 1.87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.93 ऑलमोस्ट। इट मीन्स कि अगर NH4Cl के 1.87 मोल कंज्यूम होते हैं तो दूसरी तरफ CaOH होल ट्वाइस के जब NH4Cl के इतने मोल कंज्यूम होंगे तो CaOH होल ट्वाइस के इतने मोल कंज्यूम होंगे। अगर NH4Cl के 1.87 मोल कंज्यूम होते हैं तो CaOH होल ट्वाइस के 0.93 मोल कंज्यूम होंगे। लेकिन CaOH होल ट्वाइस के टोटल मोल हमारे पास कितने हैं, 1.35। जो टोटल मोल थे हमारे पास CaOH होल ट्वाइस के वो 1.35 थे। तो अब मैं यहाँ से इसी इंफॉर्मेशन को लेकर आगे चलूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टोटल मोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस कितने हैं जी, 1.35। NH4Cl के जब इतने मोल यूज हुए तो रिएक्शन स्टॉप हो गया और उस दौरान CaOH होल ट्वाइस के इतने मोल कंज्यूम हुए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि नंबर ऑफ मोल यूज्ड दीज आर 0.93। तो टोटल मोल इतने थे, इतने मोल कंज्यूम हुए, तो ऑब्वियसली बाकी मोल जो थे वो बच गए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अनरिएक्टेड अमाउंट या नंबर ऑफ मोल आप लिखेंगे तो टोटल माइनस कंज्यूम, तो 1.35 माइनस 0.93। तो बेटे जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास गालिबन आंसर 0.415 आंसर आएगा। दैट इज 0.415 आपके पास इतने जो मोल थे वो अनरिएक्टेड रहे। अब अगर आप इसे मैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फार्मूला हमारे पास वही है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। मोलर मैस हमें पता है इसका CaOH होल ट्वाइस का, दैट इज 74। नंबर ऑफ मोल हमें पता चल गए हैं कि इतने नंबर ऑफ मोल में आपने मैस देखना है, तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप मैस मालूम कर सकते हैं। बेटा एग्जाम्पल को मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम टाइम दिया जाए इस एग्जाम्पल पे और आपको सिखाया जाए कि किस तरह आप लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ यील्ड। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। यील्ड जो है कंपैरेटिवली एन ईजी टॉपिक। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि इससे पहले तक अभी जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे थे उसमें कैलकुलेशंस थी और मुझे पता है कि इनिशियली स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेशंस को समझना एक टफ टास्क है। तो लेकिन अब लास्ट टॉपिक हमारा यील्ड है, कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे यील्ड को। यील्ड है क्या? देखिए बेटे, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि कोई रिएक्टेंट्स मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म ही इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपको प्रोडक्ट्स मिलें। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स बनती हैं और बनने वाली प्रोडक्ट्स को ही आप यील्ड कहते हैं। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में होगा क्या कि रिएक्टेंट्स मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स बना देंगे। और किसी भी रिएक्शन के रिजल्ट में बनने वाली प्रोडक्ट्स को ही हम यील्ड कहते हैं। अब यील्ड दो तरह की होती है, तो मैं दोनों तरह के जो यील्ड है वो यहाँ पे लिख दूंगा कि एक थ्योरेटिकल यील्ड और एक एक्सपेरिमेंटल यील्ड या एक्चुअल यील्ड। एक बेटे आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड और एक एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। जी, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? वो कहते हैं जी कि वो प्रोडक्ट्स जो कि हमें किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिजल्ट में मिले, आप उसे थ्योरेटिकल यील्ड का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिखूंगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स produced या expected amount of product produced through a balanced chemical equation is called थ्योरेटिकल यील्ड। यानी कि आपने कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिजल्ट में जितने आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी कि अब लास्ट वाली एग्जांपल ही लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बनेगा जी? आपके पास अमोनिया बन जाएगी 2NH3। तो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी, इसमें मैंने बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे और इनके मिलने से अमोनिया बनेगी। ये अमोनिया क्या है? यील्ड है। मैंने पेपर के ऊपर सॉल्व करके प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट की कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन मिलेगी, 3 मोल हाइड्रोजन मिलेगी, तो इनके मिलने से जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो जो है वो यील्ड कहलाएगी। ठीक है, तो पेपर के ऊपर जो आप काम करते हैं वो थ्योरेटिकल वर्क है। तो ये जो यील्ड आपको मिल रही है, इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड क्या है? देखिए, एक वो काम था जो आप पेपर पे परफॉर्म कर रहे हैं और पेपर पे किया जाने वाला हर काम थ्योरी कहलाता है। जैसे आप खुद से एग्ज़ाम भी देते हैं तो आपके 2 पोर्शन होते हैं, एक थ्योरेटिकल पेपर है और आफ्टर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम आपका प्रैक्टिकल जो है वो पेपर भी होता है। प्रैक्टिकल पेपर या आप उसे एक्सपेरिमेंटल पेपर भी कहते हैं क्योंकि वो आप खुद से प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अब एक्चुअल यील्ड की तरफ आते हैं, तो वो कहते हैं जी कि वो प्रोडक्ट जो किसी रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करवाने से मिले, उस प्रोडक्ट को आप एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के रिजल्ट में जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी कॉल एक्चुअल यील्ड, या आप उसे एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं। एक्चुअल यील्ड भी कह सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा क्योंकि आप अगर कोई रिएक्शन जो है वो खुद से परफॉर्म करवाएंगे तो उस रिएक्शन के
परफॉर्मेंस के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उन्हें आप नाम देंगे एक्चुअल यील्ड का। ठीक है, तो अभी तक बेटे मैंने जो है, चलें एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन theoretical yield। और अगर मैं यहाँ पे y लिख, चलें पहले तो देख लें कि ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में ये पूछा भी गया है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे y लिख दूँ तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगा जो कि बोर्ड में पूछा गया है, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को एज एमसीक्यू भी पूछा गया है और एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बेटा एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, उन्होंने कहा जी कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ऐसा क्यों है? बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी ट्रेनी से कहता हूँ कि मैं आपको इतने रिएक्टेंट्स दे रहा हूँ, इतने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स से ऑन पेपर इतनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रही है, तो जो पेपर पे मैंने बात की वो थ्योरेटिकल यील्ड है, और मैं कहता हूँ जी आपने इतने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड। अब वो ट्रेनी जब काम करता है, वो केमिस्ट जब लेबॉर्ट्री में काम करता है, तो वो देखता है कि प्रोडक्ट्स उतने नहीं बन रहे, क्योंकि माइट पॉसिबल के जब रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया तो शायद रिएक्शन के रिजल्ट में गैसेस बनी, गैसेस इवॉल्व कर गई, और गैस इवॉल्व कर गई इसका मतलब कुछ मैस इवॉल्व कर गया, जो प्रोडक्ट्स आपके पास बने वो थोड़े कम हो गए एज़ कम्पेयर टू जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड। या ट्रेनी जो था वो इनएक्सपीरियंस था, उसने कुछ रिएक्टेंट्स को वैसे ही वेस्ट कर दिया या रिएक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करवाया, या मे बी कि आप कोई ऐसे रिएक्शन करवा रहे हैं जिनके रिजल्ट में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारे पास कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। इसका आंसर बेटे मैं यहाँ पे लिखते हुए अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। इसका आंसर क्या है? 2-3 उसकी रीजंस हो सकती हैं। आप बताएं कि मे बी कोई साइड रिएक्शन हो रहा हो, साइड रिएक्शन में अकर कि शायद आपके रिएक्शन के साथ साथ साइड रिएक्शन भी बन रहा हो। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपने ए और बी का रिएक्शन करवाया और सी और डी आपके प्रोडक्ट्स थे, माइट पॉसिबल कि सी और डी मिले और ये मिल के कोई ई प्रोडक्ट भी बना रहे हो। आपको सी और डी चाहिए थे, ये आपके प्रोडक्ट्स थे, लेकिन प्रोडक्ट्स मिल के कुछ और भी बना रहे हैं, तो ये साइड रिएक्शन चल रहा है साथ साथ। तो साइड रिएक्शन की वजह से मे बी आपकी जो कैलकुलेटेड अमाउंट थी, जो आपने पेपर पे कैलकुलेट किया कि इतने प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, लेकिन इसके बनने की वजह से नंबर ऑफ अमाउंट जो थी वो प्रोडक्ट्स वो कम हो गई। तो एक्चुअली जो थी वो आपके पास प्रोडक्ट्स इस वजह से भी कम हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी कि मे बी के आपका जो ट्रेनी है, जो केमिस्ट है, जो वर्कर है, वो इनएक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे वो कहते हैं जी कि मे बी रिएक्शन ऐसे हों जिनमें या तो क्रिस्टलाइजेशन हो, या उनमें फिल्ट्रेशन हो, या उनमें जो है वो एवेपोरेशन वगैरह हो। अगर इस तरह के रिएक्शन होंगे तो ऑब्वियसली जो मैस है प्रोडक्ट का वो डिवाइड हो जाएगा। जब मैस डिवाइड होगा तो जो आपके मेजर प्रोडक्ट हैं उनमें उतनी अमाउंट नहीं होगी जितनी के होनी चाहिए थी। तो याद रखना है आपने कि हमेशा एक्चुअल यील्ड कम होगी एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। हमारी डेली लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हम जो भी आइडिया लगाते हैं पेपर पे कि लेट्स से कि अगर हम कोई रॉ मटेरियल लेते हैं, इतने रॉ मटेरियल से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इतनी बनेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल ड्यूरिंग यूज़ वेस्ट भी होता है, ख़राब भी होता है, और मे बी के अनरिएक्टेड भी रह जाए, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो बेटे ये आज का काम था। मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट के को थॉरोली मैंने डिस्कस किया कि अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए तो आप उस इक्वेशन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे गैस करेंगे। आप इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम कीजिए। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल 13 सॉल्व की, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपने इसे सॉल्व करना है खुद से भी एक बार। तीसरे नंबर पे मैंने यील्ड वाला टॉपिक स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया कि यील्ड में एक्चुअल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, एंड वाई
एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। टॉपिक इनकम्प्लीट है, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम यील्ड को कंप्लीट करेंगे और साथ में एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। बेटा आपने अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर करना है, डेली का काम डेली करें, इंशाल्लाह केमिस्ट्री इजी है। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, कैलकुलेशन है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हैं। ओके बेटे जी, अपना काम कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।